तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन क्या है, देखो कि जो हमारे एसिड्स है या बेस है वो जब तक वाटर में नहीं जाते वो तब तक रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक ड्राई HCl डालोगे किसी मेटल में वो रिएक्ट नहीं करेगा जब तक HCl सोल्यूशन नहीं डाल रहे हो, ठीक है। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लो उसमें जिंक डालो, दोनों दो टेस्ट ट्यूब लो, एक में जिंक दोनों में जिंक डालो, ठीक है। एक में आप क्या करो, सिर्फ HCl गैस पास ऑन करो, ठीक। दूसरे में जो है वो आप क्या करो, HCl का सोल्यूशन डालो। तो क्या होगा, रिएक्शन जो होगा वो HCl सोल्यूशन के साथ होगा, ना कि HCl गैस के साथ। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर का प्रेजेंस नहीं है। ठीक क्यों होता है? क्योंकि देखो जो भी रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस का वो बेसिकली हो रहा है उनके आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से, ठीक है। तो जब तक ये एसिड और बेस ये आयनाइज नहीं होंगे इन आयंस में तब तक जो है रिएक्शन वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जब भी कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब जब हम एसिड में वाटर डालते हैं बेसिकली, तो या एसिड सोल्यूशन फॉर्म में होता है, तब होता क्या है कि ये जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया, ठीक से। तो इस हाइड्रोनियम आयन की वजह से एसिड का जो प्रॉपर्टीज है वो है, ठीक। तो सेम जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस लेंगे और वो किसमें लेंगे, वाटर में लेंगे, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन सॉरी सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। तो यही इसी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो ये है आयनाइजेशन। तो कोई भी मेटल जब इसको हम वाटर में घोलते हैं, ठीक है, तब वो क्या होता है, या उसका एक्वस फॉर्म बनाते हैं, तब वो हाइड्रोनियम आयन और उसका जो कंसेक्यूटिव आयन होगा, क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, बेसिकली हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बेस है तो वो क्या देगा, आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये है आयनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच या पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं। पी का मतलब होता है पोटेंस, ठीक है, पी होता है पोटेंस, जो जर्मन लैंग्वेज में जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है। और एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, है ना। तो इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच क्या है, इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का या किसी भी सब्सटेंस का पावर, हाइड्रोजन आयन का पावर क्या है। उसके अलावा हम लिख सकते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है, पीएच इज नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेफिनेशन को, इट इज द पीएच इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. ओके, तो ये तो था डेफिनेशन ऑफ पीएच। इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या हम बोल सकते हैं जब हम मैथमेटिकली देखें तो पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हम लिख सकते हैं पीएच इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा पीएच स्केल होता है वो क्या होता है, 0 to 14 मेजर करता है, ठीक है। इज अ मेजर ऑफ 0 to 14, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये क्या मेजर करता है, बेसिकली ये मेजर करता है किसी भी सब्सटेंस का एसिडिटी या बेसिसिटी, है ना। इट इज अ मेजर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। कोई चीज कितना एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सब्सटेंसेस, पीएच, ये मेजर करने के लिए हम पीएच का यूज करते हैं। तो अगर कोई चीज एसिड है तो उसका पीएच क्या होगा, इट विल बी लेस देन 7, ठीक है। बेसिक है या बेस है या एल्कली है तो इट विल बी ग्रेटर देन 7, और न्यूट्रल है तो दैट विल बी 7,
ठीक है, ओके। तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और इधर 14 हो गया, 7 to 14 होता है, ठीक है, बीच में बाकी का। तो ये वाला हिस्सा किसका है, एसिड का, इतना, ठीक है। बिल्कुल 7 किसका है, न्यूट्रल है, मतलब ये ना ही लिटमस पेपर ना रेड लिटमस को ब्लू करेगा, ना ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। सॉल्ट्स है ना, जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक भी नहीं होता, बेसिक भी नहीं। और इधर वाला जो है 7 से ऊपर वाला वो क्या होंगे, बेस के होंगे या एल्कली के होंगे, ठीक है, एल्कली, ओके। तो एसिड में जितना कम पीएच स्केल में जितना कम पीएच किसी एसिड का होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी होती है, उतनी ही ज्यादा वो पावरफुल एसिड होता है, ठीक है। द लेसर द पीएच ऑफ एन एसिड द मोर स्ट्रेंथ द एसिड है, ठीक है। और बेस में द मोर द पीएच ऑफ द बेस द मोर स्ट्रेंथ द बेस है, ओके, गॉट इट। मतलब एसिड में जितना कम पीएच उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस में जितना ही ज्यादा पीएच उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस, कैलकुलेट, ओके, गॉट इट। पीएच समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच क्या है हमारे एवरीडे लाइफ में, ठीक है, पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एवरीडे लाइफ में, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पीएच। तो पहला, जो हमारी बॉडी है वो 7 to 7.8 के पीएच पे अच्छा काम करती है, ठीक है, हमारी बॉडी, ठीक है, बॉडी का पीएच 7 to 7.8 के आसपास होता है, ठीक है, मतलब ब्लड का पीएच, ठीक। तो ये अगर पीएच मेंटेन है हमारे बॉडी में तो हमारी बॉडी सही से काम करती है। इसके अलावा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, स्टमक जो है, स्टमक में एचसीएल प्रोड्यूस होता है ना, हमारे स्टमक में क्या एचसीएल है, जो कि हाईली एसिडिक एक वो है, एचसीएल बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, तो इसका पीएच कम से कम 1.5 से 3.5 के बीच में होता है, ठीक है। इस पीएच से अगर ज्यादा ऊपर चला गया तो भी हमें डाइजेशन होने में दिक्कत होगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि प्रोटीन जो हमारे हमारे पेट में जो एंजाइम निकलता है, ठीक है, वो जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर हमारा पीएच 3.5 से ऊपर चला गया, और 1.5 से नीचे चला गया तो एसिडिटी की दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का इंपॉर्टेंस। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है हमारा खाना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बेसिक हो जाता है, ठीक है। बेसिक क्यों होता है, अच्छा ये बेसिक क्यों होता है वो भी एक चीज है, जो डाइजेस्ट स्टमक से हमारा खाना आगे गया तो स्टमक से जो काइल बन जाता है, ठीक है, तो अब ये जो आगे जा रहा है तो उसमें क्या है कि वो जो काइल है वो कैसा है, एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो अब उसको स्मॉल इंटेस्टाइन अगर बेसिक नहीं होगा तो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस वजह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है। फिर रेन वाटर, एसिड रेन कहते हैं, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम चला गया, पीएच अगर लेसर देन 5.6 हो गया रेन वाटर का, तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसके लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन, है ना, इसको हम कहते हैं एसिड रेन। जब 5.6 से नीचे पीएच चला जाता है रेन वाटर का तो हम उसको कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो ये हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी खराब करते हैं, हमारे बिल्डिंग्स को भी खराब करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको खराब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। उसके अलावा प्लांट्स, क्योंकि सॉइल का एक पीएच होता है, प्लांट को भी एक पीएच चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए, उस पर वो ग्रो कर सकता है। अगर ज्यादा एसिडिक रेन वाटर अगर होने लगेगा, एसिड रेन बरसेगा तो क्या होगा, पीएच सॉइल का भी खराब हो जाएगा, तो प्लांट की ग्रोथ में भी दिक्कत होगी, एनिमल्स को भी वैसे ही दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये था रेन वाटर। नेक्स्ट है टूथ डिके, ठीक है, टूथ डिके। तो टूथ डिके जब हमारा माउथ का पीएच विल गो बिलो 5.5, ठीक है, 5.5 से नीचे जब जाता है तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, उसका मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एसिड जो क्या करेगा, हमारे टूथ का एनिमल जो है वो कोरोड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो पीएच अगर 5.5 से नीचे गया तो हमें टूथ डिके होना शुरू होगा,
ठीक है। और ये क्यों 5.5 से नीचे जाता है, क्योंकि हमारे माउथ में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया तो होते ही है, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। अगर हम सही से ब्रश नहीं करते तो क्या होता है, खाना अंदर ही रह जाता है, वो उसको फीड करके बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। और जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे जाएगा तो क्या होगा, इनेमल जो है हमारे टीथ के इनेमल जो है वो क्या होगा, कोरोर होना शुरू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल का पीएच। अब सॉइल पीएच क्या, देखो हर एक प्लांट को ना एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत होती है। ठीक है। वो उसी पीएच पर अच्छे से ग्रो कर सकता है। जैसे ब्लूबेरीज की अगर हम बात करें तो ब्लूबेरीज जो है थोड़ी एसिडिक सॉइल में ज्यादा अच्छा ग्रो कर पाती है, तो उससे सॉइल का पीएच थोड़ा एसिडिक होना चाहिए, हल्का सा। ज्यादातर जो प्लांट है वो न्यूट्रल सॉइल में अच्छा ग्रो करती है। कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ी बेसिक नेचर में ज्यादा अच्छा ग्रो करेंगी। तो सॉइल का पीएच डिपेंड करता है उसके प्लांट्स के ऊपर। ठीक है। प्लांट्स अलग अलग प्लांट जो है अलग अलग सॉइल पीएच पे अच्छा ग्रो कर पाते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से हमें सॉइल का पीएच मेंटेन करना पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट इज स्टिंग्स ऑफ बी, है ना। तो जब कोई मधुमक्खी काटती है, कोई भी बी काटती है, बेसिकली मधुमक्खी यानी बी, तो कोई भी बी अगर काटती है तो वो क्या करता है कि वो एसिड रिलीज करता है। ठीक है। वो एसिड जो रिलीज करते हैं, वो एसिड बहुत ज्यादा हमारे बॉडी को तब इचिंग होने लगती है, वहां पे स्वेलिंग होने लगती है ना, क्योंकि वो हमारे बॉडी का पीएच उसने गड़बड़ा दिया। अब उस पीएच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये एसिडिक होती है, बी का स्टिंग जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है। तो इस एसिडिक जो नेचर है बी के स्टिंग का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे माइल्ड बेसिक सब्सटेंस लगाते हैं। ठीक है। कोई माइल्ड बेस लगाते हैं, जैसे हम वहां क्या लगा सकते हैं, बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, एक माइल्ड बेस है। ठीक है। तो जब हम उसको जहां पे बी ने काटा है, स्टिंग किया है, वहां पे लगाएंगे, तो जो एसिडिक उसने सब्सटेंस छोड़ा है वहां पे, वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होना शुरू करेगा, और जो हमें जलन हो रही है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, इरिटेशन जो है वो कम होने लगेगा। ठीक है। तो ये था पीएच का कुछ इंपॉर्टेंस, जो हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच का रोल। ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे। ठीक। तो हमारा लास्ट टॉपिक है सॉल्ट, है ना। तो अब सॉल्ट में क्या देखेंगे, जो सॉल्ट का पीएच होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। सेवन। कि सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये ना ही एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, बल्कि जब एसिड और बेस को हम रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट बेसिकली क्या हुआ, न्यूट्रल एक कंपाउंड हुआ। ठीक है। तो ये सॉल्ट हमें मिलता कहाँ से, सॉल्ट बेसिकली हमें मिलता है सी वाटर से, है ना। सी वाटर को जब हम इवेपोरेट करते हैं तो क्या होता है कि सॉल्ट फॉर्म होता है। तो इस ये जो सॉल्ट है, सिर्फ हमारा इस जो सी वाटर है, उसमें सिर्फ जो हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, है ना, NaCl, सिर्फ वही नहीं मिलता, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट जो है वो सी वाटर में पाया जाता है। ठीक है। कई सारे हमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स फाउंड होते हैं सी वाटर में, कई सारे रॉक मिलता है हमें सी वाटर में सॉल्ट के। ठीक है। तो सॉल्ट इन सिर्फ NaCl ही एक सॉल्ट नहीं है, कई सारे सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलते हैं, और कई सारे सॉल्ट हम प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है। तो ये सॉल्ट बेसिकली रॉक से ही मिलता है। ठीक है। रॉक से मिलता है सॉल्ट। ओके। अब पहला हमारा सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, है ना, कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में यूज करते हैं, हम खाते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है। सी वाटर को इवेपोरेट करो, हमें जो सॉल्ट मिलेगा दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड से हम कई सारे और सॉल्ट भी फॉर्म कर सकते हैं, तो देखते हैं एक एक करके। तो सेकेंड है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है, जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर में। ठीक है। जब मतलब वाटर में हम सोडियम क्लोराइड को मिलाकर जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो बेसिकली किसमें टूटता है, NaOH और क्लोरीन गैस में और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ठीक है। तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन को, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन को जब हम उसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कहां से मिलता है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ये बेसिकली जो क्लोराइड है वो एनोड पे बनता है, और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे बनता है। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी कैथोड के पास मिलता है। ठीक है।
एनोड के पास क्लोरीन गैस निकलेगा, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस निकलेगा और एनोड जो कैथोड के पास बना हुआ मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से मिलता है? NaCl से ही मिलता है उसके इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये भी याद रखने वाली चीज है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसके नाम से है, क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन निकल रहा है, और एल्कली, एल्कली बन रहा है NaOH, तो इस वजह से इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। ओके, तो नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, CaClO2। ठीक है, वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये मेन उसका कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद उसमें और भी चीजें थोड़ी बहुत होती है। तो हमने देखा कि जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो उसमें क्लोरीन गैस निकल रहा था, है ना? तो उसी क्लोरीन गैस को जब हम क्या करेंगे? ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर पास करेंगे। ठीक है, ड्राई स्लेक लाइम, इसका क्या है नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, समझ गया? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस जब हम पास करते हैं, मतलब ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर जब क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस ज्यादातर लोगों को पता है। ठीक है, पहली बात, जो लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ना। उसके अलावा जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। वुड पल्प, जो पेपर फैक्ट्री है वहां पे वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इसके अलावा हम नॉर्मल, अगर जैसे स्विमिंग पूल है, ये सब में हमें उसको जर्म फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ पानी हम पी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जर्म फ्री करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम जैसे स्विमिंग पूल का पानी है उसको जर्म फ्री करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम कई सारे केमिकल इंडस्ट्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में बेकिंग सोडा। ठीक है, अभी बेकिंग सोडा बनता कैसे? तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, अमोनिया। ठीक है, जब ये सब हम एक साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं हम? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl में जब हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा काम कैसे करता है? बेकिंग सोडा सबको पता है, हम किचन में यूज करते हैं। ठीक है, आपके केक बनाने के लिए यूज करते हैं, फिर पकौड़े जब तलते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेसिकली बेकिंग सोडा हम क्यों यूज करते हैं? किसी चीज को टेस्टी या क्रिस्पियर बनाने के लिए। उसके अलावा हम यूज करते हैं किसी मतलब कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब हम कुक करते हैं, बेकिंग सोडा को कुक करते हैं, तो ये हीट के वजह से किसमें टूट जाता है? सोडियम कार्बोनेट ठीक है, तो ये टूट जाता है 2NaHCO3 जो है हीट करने पे टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, इसी वजह से हम जो है इसके वजह से बहुत ज्यादा यूज होता है बेकिंग सोडा का हमारे बेकरी इंडस्ट्री में। ठीक है, बेकरी इंडस्ट्री में हम जो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं वो बेसिकली क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज हीटेड। ठीक है, हीट होने के बाद जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, इसी के वजह से हम इसका यूज करते हैं इन द बेकरी इंडस्ट्री। तो इसका यूजेस क्या क्या है? तो इसका यूजेस में पहले तो आता है बेकरी इंडस्ट्री में, जैसे मैंने कहा,
तो यहाँ पे क्या होता है कि बेकिंग पाउडर, है ना, बेकिंग पाउडर बनाने में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये टार्टरिक एसिड जो है वो क्या है, माइल्ड एसिड होता है। ठीक है, अब ये टार्टरिक एसिड डालते क्यों है? ठीक है, तो हमने देखा जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। ये सोडियम कार्बोनेट क्या बेसिक इन नेचर है, तो बेसिक होने की वजह से क्या होगा, वो बिटर टेस्ट करेगा, है ना। तो जब हम सीधे अगर हम बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं केक में या डेजर्ट में, तो उसमें क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के बनने की वजह से वो थोड़ा सा बिटर नेचर का हो जाता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ साथ थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। तो टार्टरिक एसिड मिलाने से क्या होगा, वो एसिड जो है इसके साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है ना, तो इस वजह से हम बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक एसिड होता है जो कि माइल्ड एसिड है। ठीक है, ये टेस्ट को चेंज नहीं करेगा लेकिन जो बिटरनेस है उसको कट ऑफ कर देगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, अब जब हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं केक में, अब जब केक को जब हम हीट करते हैं तो वहां पे ये तो चलो ये हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। उस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही क्या करता है, केक को राइस करता है। ठीक है, फुलाता है। ठीक है, उसमें इसलिए देखा होगा काटोगे तो उसमें क्या होता है कि जाली जाली बने होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे एयर ट्रैप्ड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली वो ट्रैप्ड हो जाता है, और वो जब निकलता है तो उसमें बबल्स बनता है, वहां पे होलो स्पंजी सा केक हमें मिलता है। ठीक है, तो स्पंजी नेचर, सॉफ्ट नेचर के लिए हम जो है बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं इन बेकरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका सेकंड यूज क्या है, एज अ एंटासिड। ठीक है, एज एन एंटासिड। तो एंटासिड क्या होता है, एंटासिड जो होता है वो हमारे पेट में, जब स्टमक में, मैंने बताया क्या होता है, एचसीएल होता है। तो जब हमें एसिडिटी हो जाती है, मतलब एचसीएल जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब हमारा पीएच जो है वो 1.5 से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो तब क्या होता है कि हमें दिक्कत होती है, डाइजेशन में दिक्कत होती है, उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन होती है। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। तो बेस हमें कहाँ से मिलेगा, हम तब क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक माइल्ड बेस है ना। तो जब हम ये पीते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो क्या होता है कि हमारा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉल्ट वाटर में चेंज हो जाता है, मतलब उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है हमारे पेट, है ना। तो जो इनो पीते हैं हम, वो बेसिकली क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ही होता है उसमें। ठीक है, तो जो भी जितने भी एंटासिड्स होते हैं उसमें बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट भी रहता है। ठीक है, तो और थर्ड इसका जो यूज है वो है एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है बेसिकली हीट होने पे, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है बेसिकली। तो हम यही कॉन्सेप्ट जो है यूज करते हैं इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा और एसिड डला हुआ होता है सिलेंडर में, जब हम उसको ब्रेक करते हैं सिलेंडर को, वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के वजह से क्या होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब हम उसको फायर के ऊपर देते हैं वो फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है, तो ये था ये थे यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम बेकिंग सोडा को बेसिकली जब हीट हो रहा है बेकिंग सोडा, तो वहां पे क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है ना। तो उसी सोडियम कार्बोनेट पे जब हम 10 मॉलिक्यूल वाटर का डाल दे, उसको ट्रीट करें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, तो वो क्या देता है, वॉशिंग सोडा देता है। ठीक है, Na2CO3.10H2 ये है वॉशिंग सोडा। ठीक है, ओके, गॉट इट। अब वॉशिंग सोडा का यूजेस क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा पहले तो सोडियम कंपाउंड्स बनाने में यूज कर सकते होता है। ठीक है, जैसे बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में वॉशिंग सोडा यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है, जो पेपर इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, वहां पे वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके डोमेस्टिक एज अ डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट यूज होता है ना, जो हम घर पे क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं उसमें वॉशिंग सोडा रहता है, कपड़े धोने के लिए, ठीक है, नॉर्मल बर्तन धोने के लिए उसमें क्या होगा, वॉशिंग सोडा ही होगा। ठीक है, वॉश करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा एक और यूज क्या है कि ये परमानेंट हार्डनेस, वाटर का जो हार्डनेस होता है ना, वाटर में जब बहुत ज्यादा आयरन ये सब होता है, वाटर क्या होता है, हार्ड होता है ना, उसमें स्कम फॉर्मेशन होता है, मतलब उसमें झाग नहीं बनती।
है ना, उस वाटर में झाग नहीं बनती, वो हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर का हार्डनेस को परमानेंटली कम करने के लिए, ठीक है, हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। जो परमानेंट हार्डनेस होता है बेसिकली वाटर का, उसको कम करने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 सॉल्ट के बारे में। ये सारे सॉल्ट हमने देखा सोडियम क्लोराइड से हमें मिल रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमें सी वाटर से मिलता है। सी वाटर में और भी सॉल्ट मिलते हैं सोडियम क्लोराइड के अलावा, बट हमने यहाँ पे बेसिकली सोडियम क्लोराइड पे ध्यान दिया। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सोडियम क्लोराइड से बनता है। जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उस इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोराइड भी, क्लोरीन गैस भी निकलता है। वही क्लोरीन गैस जब हम ड्राई स्लेट लाइम के ऊपर से पास करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, फिर जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें वो बेकिंग सोडा मिलता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट को जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक है, तो ये था सॉल्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आर सॉल्ट रियली ड्राई? तो क्या सॉल्ट सच्ची में ड्राई होते हैं? जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl तो ड्राई है। ठीक है, लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स present in one formula unit of salt। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, CuSO4.5H2। तो कॉपर सल्फेट सबको पता है कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है ना, देखा है आपने क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हम टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, उसका ब्लू कलर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जो उसके अंदर का ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट हो जाते हैं हीट की वजह से, और वो क्या बचता है? सिर्फ कॉपर सल्फेट बचता है। तो सिर्फ कॉपर सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर का होता है, और जब उसमें पेंटाहाइड्रेट होता है तो वो ब्लू कलर का होता है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज होती है। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्ट है वो बेसिकली क्या है? उसमें वाटर ऑफ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है जो अभी हमने देखा Na2CO3.2H2O, सॉरी 10H2O। तो इसमें हमने क्या देखा? सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। ठीक है, अगर ये ना हो तो ये सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रह जाएगा। जब इसमें 10H2O लगाएंगे तभी ये वॉशिंग सोडा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल। नेक्स्ट है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2, है ना, डाइहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या बाइहाइड्रेट। ठीक, तो ये क्या है? जिप्सम। ठीक है, तो इस जिप्सम को, ठीक है, CaSO4.2H2, इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन तो ये किसमें चेंज हो जाता है? CaSO4.12H2। ठीक है, ये चेंज हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर हमारा प्लास्टर करते हैं जिससे, है ना। इसके अलावा भी प्लास्टर ऑफ पीओपी के बहुत सारे मूर्तियां बनती है, आइडल्स बनते हैं ना, घर पे भी यूज होता है पीओपी का। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं। इसका जो 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इवेपोरेट होकर सिर्फ हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह जाता है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट तो यहाँ पे यही आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जाम्पल। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि है CaSO4.12H2O। ठीक, अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम
1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, वापस बन जाता है जिप्सम CaSO4.2H2। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म में मिलता है हमें। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम पानी मिलाते हैं थोड़ी देर छोड़ देते हैं, क्या होता है, हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जिप्सम। ठीक है, तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो वो जिप्सम में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ सॉल्ट है जहाँ पे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी सॉल्ट है जहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का पूरा ब्रेकडाउन। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगी। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। गुड बाय।